हेलो सबको नमस्कार। हमने अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 5 कर लिए हैं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछले हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर उपकोष के बारे में पढ़ा था, जिसमें एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष के बारे में हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें अंदर किए थे। और साथ में हमने कक्षक के बारे में पढ़ा था। ये जो है भाग नंबर 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 6, और इस पार्ट नंबर 6 के अंदर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड रीट के लिए हो, चाहे अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6 के अंदर। उस टॉपिक का नाम है क्वांटम संख्याएँ। और एग्जाम में इसमें कोई भी एग्जाम इसमें से एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम संख्या वाला। तो हमारा आज जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पार्ट नंबर 6, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आज हम पार्ट 6। और पार्ट 6 के अंदर है हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्वांटम संख्याएं होती क्या, यानी इसका मीनिंग यानी अर्थ क्या है इसका मीनिंग क्या है। क्वांटम संख्याएं कहाँ काम में आती है, इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ क्या है। अब देखो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो, यानी इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में कहाँ पर उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो, या उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के कौन से कोष में है, कोष के बाद कौन से उपकोष में है, उपकोष के अंदर कौन से कक्षक में है, फिर इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा है या सीधा है, दक्षिणावर्त है या लिबरेटरी यानी वामावर्त है। तो हमें वो सब ज्ञात करने के लिए हमें 4 प्रकार की संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा के निर्धारण के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याओं की आवश्यकता है। और इन 4 संख्याओं क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। ये 4 संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो क्वांटम संख्याएं जो हैं, अब देखो 4 कैसे। अब देखो किसी परमाणु के अंदर जो है मेन 4 स्तर होते हैं। और 4 स्तर कौन से? परमाणु के अंदर सबसे पहले होता है कोष, जिसको बोलते हैं सेल। फिर होता है उसके अंदर, कोष के अंदर होता है उपकोष, जिसको बोलते हैं सब सेल। फिर उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक यानी ऑर्बिटल। और फिर ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्षक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यानी 4 स्तर हो गए ना, कोष, उपकोष, कक्षक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। और इन 4 स्तरों की जानकारी के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता है, जिनको बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। अब देखो ये 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी, इनके क्रम से आपको इनको याद रखना। क्रम से अगर याद रखोगे तो इनके बारे में जो मेन एग्जाम में कौन कौन सी बातें पूछ जाती है वो भी आप आराम से याद रख सकते हो। अब 4 संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो है नंबर 1, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक तो है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको दर्शाते हैं स्मॉल n से, छोटे n से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद है सेकंड जो 2 नंबर है, और वो है 2 नंबर दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद थर्ड है 3 नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको दर्शाते हैं स्मॉल l से, छोटे l से इसको डिनोट करते हैं। फिर है 3 नंबर है, और वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको लिखते हैं स्मॉल m से। और चौथी लास्ट जो है वो है, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर।
जिसको लिखते हैं एस से डिनोट करते हैं इसको। तो मेन 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनको मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल जिसको किससे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, फिर दिगंशीय क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम जिसको स्मॉल एल से, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको स्मॉल एम से, और एक चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम जिसको एस से डिनोट करते हैं। 4 क्वांटम संख्या। अब देखो इन चारों क्वांटम संख्याओं में कौन कौन से हमें पॉइंट याद रखने हैं और एग्जाम में इसमें कितने प्रकार के और किस प्रकार के कितने क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले 4 क्वांटम संख्याएं हैं, उनमें सबसे पहले लेते हैं पहली क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम जिसको स्मॉल एन से हमने लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन जो एन जो है ना, ये एन जो है ये डिनोट किसको करता है, मुख्य क्वांटम संख्या किसको दर्शाता है, किसके बारे में जानकारी देगा, कोश या एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर, ये इसको बोलते हैं कक्ष यानी ऑर्बिट। कक्ष यानी ऑर्बिट, ऑर्बिटल अलग होता है जिसको कक्षक बोलते हैं, ऑर्बिट यानी कक्ष यानी इलेक्ट्रॉन के घूमने का डायमेंशन यानी द्विविमीय स्थान होता है ये। तो यानी कोश, कोश के बारे में जानकारी देने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या है। एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। और इस क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन है ये ध्यान रखना है, मुख्य क्वांटम संख्या के खोजकर्ता। अब देखो स्मॉल एन जो है ना, ये हमने पीछे कहाँ पढ़ा है, हमने परमाणु संरचना के मॉडल पढ़े हैं और परमाणु संरचना के मॉडल के अंदर जो है ना हमने स्मॉल एन लिखा था, और वो किसमें लिखा था, बोर के मॉडल में लिखा था ना हमने कि कोश की संख्या को एन यानी 1, n2, n3, n4 ऐसे दर्शाते हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे, जो k, l, m, n से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं कोश। यानी स्मॉल n को हमने बोर मॉडल में काम में लिया था। तो इसका खोजकर्ता कौन है, बोर, ये ध्यान रखना है। खोजकर्ता कौन है इसका, बोर है। बोर ने इसके बारे में जानकारी दी, कोश के बारे में जानकारी दे रही है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या जो है ना n, इसकी वैल्यू जो है ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 से यूँ 1, 2 ऐसे 3, 4 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक होती है ये। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है इसका मान 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक होता है, ध्यान रखना है। और ये किसके बारे में जानकारी दे रही है, कोश। तो हर एक कोश के लिए n की वैल्यू है, n मुख्य क्वांटम संख्या। कोश जैसे k है, k के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर l के लिए क्या होता है, 2 होता है। फिर m के लिए कितना है, 3 है। फिर n कितना है, इसके लिए 4 है, इस प्रकार से। तो यानी n जो है ये क्या है, कोश के बारे में जानकारी दी और हर कोश के लिए n की एक फिक्स वैल्यू याद रखनी। इस प्रकार आगे लिखते जाएंगे k, l, m, n, o, इस प्रकार से p, इस प्रकार लिखते जाएंगे। तो n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। कहाँ तक होती है, ये अनंत तक होती है। फिर मुख्य क्वांटम संख्या n जो है ना, इसकी सहायता से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखो एक जो n है, इस n की सहायता से एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि n से एक तो किसी कोश में यानी सेल में, उपकोश यानी सब सेल की संख्या कितनी होती है। किसी कोश में उपकोश की संख्या जो है उसको लगाते n से दर्शाते हैं, यानी n। तो यानी किसी कोश में उपकोश कितने होते हैं, हमेशा n संख्या में होते हैं, ध्यान रखना है ये आपको, n संख्या में उपकोश होते हैं। अब देखो कैसे, कि जैसे लिख दे यूँ n की वैल्यू यहाँ कोश, और n की वैल्यू से क्या निकाले हम, उपकोश लिखे, उपकोश। अब n की वैल्यू 1, कोश कौन सा था, 1 के लिए k। अब n की वैल्यू 1 है तो उपकोश भी कितने होंगे, 1, और कौन सा उपकोश होता है, s उपकोश। फिर n का मान 2 होते ही उपकोश कौन सा हो जाएगा, l, और l होते ही अब देखो n की वैल्यू 2 आ गई ना, ये तो उपकोश इसमें 2 होंगे, और कौन कौन से, एक s होता है, दूसरा क्या होता है, p होता है, ऐसे 2 उपकोश हो गए। फिर n की वैल्यू जैसे 3, तो कोश कौन सा हो गया, m। अब n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कोश भी कितने होंगे, 3, कौन कौन से, ऐसे s, p और ऐसे d, इस प्रकार से s, p, d हो जाएंगे। ऐसे ही n की वैल्यू 4 कर दें तो n हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएंगे, s, p, d और f, ऐसे 4 के आगे इसके अंदर उपकोश हो गए।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि किसी कोष में उपकोष की संख्या कितनी होती है, वसुदेव n होती है। कई बार है ना, हमें सबको पता है कि k में 1 उपकोष होता है, l में 2 होते हैं, m में 3, लेकिन जनरली कई बार सब कंबाइंडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, कंबाइंड क्वेश्चन करके, तो मान लिख देते हैं कि किसी कोष में उपकोष की संख्या होती है, लिख देते हैं n होता है, n² होता है, या 2n² होता है, या 2n होता है, इसे लिख देते 4 ऑप्शन। तो हमेशा उपकोष कितने होते हैं, n के बराबर होते हैं। जितनी संख्या n की होती है उतने क्या होते हैं, उसमें उपकोष होते हैं। तो n की वैल्यू उपकोष के बराबर है। अब देखो उसके बाद इसी प्रकार से अब कर दे कि किसी, अगला पॉइंट क्या रखें कि किसी कोष में, कोष के बारे में चल रहा है ना, कि कोष के बारे में जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो किसी कोष में कक्षक की संख्या, किसी कोष में कक्षक की संख्या क्या होती है, हमेशा n², n का स्क्वायर। जैसे कह दें कि n की वैल्यू कोष, और उस कोष में क्या कर दें, कक्षक कितने होते हैं वो निकाल लें, कक्षक। अब देखो n की वैल्यू 1, तो कोष कौन सा, k, और m की देखो n की वैल्यू 1 है ना, तो 1 का कर दें स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 कक्षक। s में हमेशा पहले कोष k के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 1 एक कक्षक होता है। इसी प्रकार से n के लिए करते हैं वैल्यू करते हैं 2, और 2 करते ही क्या गया, l। अब क्या कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, कितना आ गया, 4 कक्षक हो गई। अब के एल में कितने हैं, देखो एक s उपकोष, एक होता है p, तो s में इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कक्षक 1, p में कितने होते हैं 3, तो कुल कितने हो गए, 4 कक्षक होते, 4 हो गया। इस प्रकार से निकालना है। तो किसी अगर कोष में उपकोष पूछे तो कितने आते हैं, n आता है, और किसी कोष में कक्षक पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, n² याद रखना है। और इसी प्रकार से पूछ लें कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछ लें, उस अवस्था में पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n²। 2n²। कैसे कि जैसे n की वैल्यू कोष और इलेक्ट्रॉन की संख्या, फॉर्मूला क्या है, 2n² कर दे, 1 2 ऐसे 3, कोष कौन सा हो गया, k, यहाँ इसका l, इसका क्या हो गया, ऐसे m हो गया, तो k l m n, इस प्रकार से 4 लिखते जाए। और अब देखो n की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो क्या करें, 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से n की वैल्यू 2 कर दें, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कर दें, 3 का कर दें स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन। यही तो है। इसमें देखो कोष s, इसमें देखो s और p, इसमें देखो s p ऐसे d, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, यहाँ 2 और 6 कितने हो गए, 8, यहाँ कितने हो गए, 2 और 6 8 और 10 से 18, तो 18 ऐसे करते जाएं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हमेशा 2n² होती है। थोड़ा ध्यान रखना है, यानी n की सहायता से हम, अब देखो किसी कोष में उपकोष निकाल सकते हैं, वो n आएगा, किसी कोष के अंदर कक्षक निकालें तो n² आएगा, और किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या आ जाएगा, 2n² आ जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यानी n यानी मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से हम ये 3 मेन मुख्य मान निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। इनकी वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। और खोजकर्ता कौन है इसका, नील्स बोर, यानी बोर इसका खोजकर्ता है। इसके बाद देखो सेकेंड दूसरी। अब देखो इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर कई बार पूछ लेते हैं ऐसे कि 3p के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ, n की वैल्यू बताओ, ये आ जाए। उस अवस्था में ध्यान रखना, कोई भी कक्षक या कोई कोष लिखा हुआ आ जाए, उसके आगे जो वैल्यू लिखी आएगी, आगे वाला मान, आगे वाला जो मान लिखा हुआ है, जैसे 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, ये आगे वाली वैल्यू की हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। जैसे लिख दिए 4s, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ऐसे लिख दें 7d, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो आगे वाली वैल्यू जो है ना, ये हमेशा क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। ये एक पॉइंट और आपको याद रखना है। अब देखो इसके बाद क्वांटम संख्या में दूसरी क्वांटम संख्या सेकंड, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या नाम है, दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल h से दर्शाया है।
अब देखो दिगंशीय क्वांटम संख्या का नाम कहाँ आया? पीछे हमने पढ़ा है कि सोमरफील्ड का विस्तार, पीछे हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और सोमरफील्ड के विस्तार में जब सोमरफील्ड ने क्या कहा था, इसने बोर मॉडल के अंदर क्या आगे और विस्तार किया। उसने कहा कि बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते, लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा कि गोलाकार के अलावा दीर्घवृत्ताकार कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन क्या करते, चक्कर लगाते। और जब दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाए तो उसके कोणीय संवेग का जो मान है वो दो घटकों के कोणीय संवेग का योग होता है। तो यानी कोणीय संवेग के दो घटक हो जाएंगे, एक तो बोलते हैं त्रिज्यीय घटक और एक बोलते हैं दिगंशी। तो वहाँ पर हमारे पास एक नाम आया था कि त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, और एक आया था वहाँ दिगंशीय क्वांटम संख्या, दो नाम आए थे। तो वहाँ दिगंशीय क्वांटम संख्या सबसे पहले किसके द्वारा बताई गई थी? ये सोमरफील्ड के द्वारा बताई गई। तो ये याद रखना, इसका खोजकर्ता कौन है? सोमरफील्ड। दिगंशीय क्वांटम संख्या के खोजकर्ता कौन है? सोमरफील्ड है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, सोमरफील्ड खोजकर्ता है, जिसको किससे लिखते हैं? स्मॉल यानी छोटे एल से इसको दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब एल की जो वैल्यू है ना, ये एल का मान, ये इसका मान स्टार्ट होता है हमेशा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा ये इस प्रकार से। तो 0 की वैल्यू हमेशा क्या है? 0 से स्टार्ट होगी, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी हमेशा। अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या में मान जो था वो 1 से स्टार्ट हुआ, दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान क्या है? 0 से स्टार्ट, यानी n के मान से एक मान पीछे रहेगा। तो कई बार एग्जाम पूछते हैं कि l की वैल्यू होती है, तो ध्यान रखना l की वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, l बराबर n-1 होता है, ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। l बराबर क्या होता है? इसको n-1 भी लिखते हैं ऐसे, यानी मुख्य क्वांटम संख्या से एक मान क्या इसके पीछे रहता है। और किसके बारे में जानकारी देगा? अब देखो मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में, तो दिगंशी में क्या आ जाएगा? ये उपकोष के बारे में जानकारी देती है। किसके बारे में? उपकोष के बारे में जानकारी देती है, ध्यान रखना, उपकोष के बारे में बतलाती है। कौन सी? दिगंशीय क्वांटम संख्या। अब देखो l की वैल्यू जो है ना, इससे हम उपकोष निकाल सकते हैं। अब l है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना, और उपकोष कौन कौन से हैं, ये 2-3 मान आपको याद रखने हैं। और आगे हम क्वांटम संख्या हम क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चनों में ये वैल्यू बहुत काम आएगी। देखो 0 स्टार्ट हुआ, 0 ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 लिखते जाएंगे। तो 0 किसकी वैल्यू होती है? s उपकोष के लिए, 1 किसके लिए होती है? p उपकोष के लिए, 2 किसकी होती है? d उपकोष के लिए, 3 किसकी होती है? ऐसे f उपकोष के लिए। ऐसे वैल्यू याद रखनी है आपको। एक ये l की वैल्यू जो है ना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। और ये तीनों चारों ये संख्या याद रखनी है। आगे क्वांटम संख्या हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बार बार l की वैल्यू बतानी पड़ेगी, s के लिए कितनी है, p के लिए फिक्स मान आई, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। दिगंशीय क्वांटम संख्या का मान, l का मान, s p d f के लिए कितना कितना, ये चारों आपको मान याद रखनी है। फिर देखो इससे l की सहायता से, देखो l उपकोष के बारे में बता रहा, कोष के बारे में नहीं, यानी सेकंड स्टेप में आ गए हम। तो हम उपकोष में देखेंगे, उपकोष में क्या होंगे? कक्षक कितने होंगे, या उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वो l से निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या, और इसके लिए याद रखना फॉर्मूला आपको एक, ये कक्षक क्या होते हैं? 12+1 होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि किसी उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 12+1। अब देखो सबको याद है ये कि S उपकोष में कक्षक एक होता है, P में कितने होते हैं? 3 होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7, सबको बताइए। लेकिन एग्जाम में कई बार है ना, ये S P D F ना पूछ कर सबका पूछते कंबाइंड कि किसी उपकोष में कक्षक होंगे, तब वहाँ पर लिखते हैं फॉर्मूला, ये 12+1, 12+2, 2 × 12+1, 2 × 12+2 ऐसे लिख देते हैं कई बार, 4 ऑप्शन। उस अवस्था में ये याद रखना है कि 12+1 होते हैं, क्या है? किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक की संख्या होती है। कि जैसे कहते हैं S के लिए निकालना हो, अब S के लिए L की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अगर इस फॉर्मूले 0 मान रख दें यहाँ L की जगह, तो क्या होगा? 2 × 0 + 1, उत्तर कितना आ गया? 1 कक्षक हो गया। ऐसे लिख दे। P का पूछना हो, P का बताओ करके दिखाइए। तो L की वैल्यू कितनी P के लिए? 1, और 1 यहाँ रख दें, तो 2 × L की 1 + 1 कितना आ गया? 3 कक्षक आ गए। ऐसे कहते D का बताओ, D के लिए कितना है? L की वैल्यू 2 है, तो कर दें, तो 2 × 2 + 1, 4 और 1 5 ऐसे। F के लिए बताओ, L की वैल्यू कितनी है? 3, तो लिख दें 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7 ऐसे कक्षक निकाल सकते हो आप, यानी इस फॉर्मूले की सहायता। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? 12+1। फिर एक पॉइंट याद रखना है कि किसी उपकोष में
किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो उपकोष में अधिकतम कक्षक आगे 12+1, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने। अब ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षक से जस्ट दुगुनी होती है, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 3 कक्षक है कितने आएंगे? 6 आएंगे। अगर 1 कक्षक है तो 2 आएंगे। 5 कक्षक है तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और अगर 7 कक्षक है तो 7 दूनी 14। तो एस में 2 क्योंकि कक्षक 1 है, पी में 6 कक्षक 3 है, डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10 कक्षक 5 है, और एफ में इलेक्ट्रॉन 14 कक्षक आधे यानी 7 हो गए। तो कक्षक से जस्ट दुगुने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दुगुने करोगे तो फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में 2 से गुना कर दें तो इसका सही फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 × 2l + 1, इस तरह से। यानी किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 × 2l + 1 होते हैं किसी भी, यानी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 × 2l + 1। तो ये 2 तो फॉर्मूले याद रखनी है आपको, ये पॉइंट याद रखनी है। फिर एक पॉइंट याद रखना है कि खोजकर्ता कौन है इसका? सोमरफील्ड है। फिर एल की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है। फिर 0 किसके लिए वैल्यू है? एस उपकोष के लिए। 1 किसका है? पी उपकोष के लिए। 2 किसके लिए? डी उपकोष के लिए। 3 किसके लिए? एफ उपकोष के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या थर्ड, और थर्ड का नाम क्या है? तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या थर्ड। तीसरी क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको लिखते हैं स्मॉल m से, छोटे m से लिखते हैं इसको, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में जानकारी दी गई? एक तो याद रखना, कक्षक के बारे में जानकारी देती है। कक्षक के बारे में, ये पॉइंट याद रखना, कक्षक के बारे में जानकारी देती है। खोजकर्ता कौन है इसका? याद रखना है, खोजकर्ता कौन है इसका? लिंडे। खोजकर्ता कौन है इसका? इसका खोजकर्ता है लिंडे, याद रखना है, लिंडे इसका खोजकर्ता है। और इसके अलावा फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि m की वैल्यू जो है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है l की वैल्यू पर निर्भर करती है। और क्या करता है कि ±l तक होती है, यानी l की वैल्यू को आप ± तक l तक ले जाओ। यानी l की वैल्यू को, अगर l की वैल्यू 1 है तो 1 को माइनस तक लिखो, 1 को प्लस तक लिखो, बीच में 0 आ जाएगा। अगर l की वैल्यू 2 है तो -2 से स्टार्ट करो, -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2, यानी -2 से +2 तक चलेंगे, मान आ जाएंगे। टोटल कितने मान आते हैं वो? तो m की वैल्यू ±l तक होती है। अब देखो m की वैल्यू निकालनी हो, देखो l की वैल्यू जैसे ही लिख दें, l की वैल्यू, इससे l से क्या आएंगे? उपकोष, उपकोष के बारे में जानकारी दे रहा है। फिर m की वैल्यू निकालेंगे इससे, और m से क्या आएंगे? कक्षक आ जाएंगे, कक्षक कौन से। अब देखो l की वैल्यू जो है ना वो कर दे 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ऐसे 1 कहते हैं, 2 ऐसे लिख दें। उपकोष कौन सा है? अगर l की वैल्यू 1 है तो उपकोष कौन सा है? इसमें 0 है तो कौन सा है? S है। 1 है तो कौन सा है? P है। 2 है तो कौन सा है? ऐसे D है। इस तरह लिखते जाएंगे, S P D है। अब देखो m की वैल्यू जो है ना, इस m की वैल्यू का क्या करेंगे? l की वैल्यू इसको ±- तक ले जाएंगे, तो 0 को ±- तक ले जाए क्या रहेगा? 0 रहेगा। a की वैल्यू तो किसके लिए? s कक्षक के लिए। इसी प्रकार से l की वैल्यू 1 है, 1 है तो 1 को ±1 तक ले जाएं, और अगर +-1 तक ले जाएंगे ना तो कितने मान हो जाएंगे? देखो इसको ऐसे लिख दें, -1 फिर 0 फिर क्या आ गया? +1, तो 3 मान हो गए ना ये। इसका मतलब P के अंदर कक्षक कितने होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, ऐसे 3 कौन कौन से? इस तरह से -1। अब देखो मान जो है ना अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कि एग्जाम में अधिकतर जो मानते हैं, जो ऑप्शन बना के देते हैं, उसमें ऑप्शन में क्या है? -1 वैल्यू जो है ना वो लिखते हैं PY के लिए, +1 वैल्यू जो है वो है PX के लिए, और 0 मान किसका आता है? ये PZ के लिए। तो P में कक्षक कितने हो गए? 3 कक्षक हो गए P में 3, और तीनों के लिए m के 3 मान हो गए, -1 0 +, ये तीनों मान याद रखने। आगे क्वांटम संख्या हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों के अंदर क्या है एक बार बार काम में आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो 3, तो l की वैल्यू 1 P के लिए होती है, और 1 के मान को ±- तक ले जाओ, -1 0 +1 3 मान आ गए। तो P में कक्षक भी 3 है, PX PY PZ, तीनों के लिए मान कौन कौन से मान याद रखने। फिर ऐसे D के लिए l की वैल्यू 2 है तो D के लिए, और 2 को क्या ले दें? -2 से लेकर +2 तक, तो ऐसे लेके -2, इस तरह से है ना, लिख दें +2
-2, ऐसे -1, फिर 0, है ना, फिर लिख दें +1, फिर +2, ऐसे 5 मान हो गए ना। तो अब देखो डी में कक्षा कितने हैं, डी के अंदर ऑर्बिटल 5 है ना, तो 5 हमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं, dx y y z z x ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ से इसको स्टार्ट करें। तो -2 वैल्यू जो है ना, ये -2 ये होती है, याद रखनी है किसके लिए, वो याद रखनी है dx y के लिए। -1 है ये dy z के लिए। 0 होता है, ये होता है dz², z का हमेशा 0। फिर वापस शुरू हो जाओ dzx के लिए, और फिर +2 है dx² y² के लिए। ये 5 मान याद रखने। तो यानी L की वैल्यू 2 D उपकोष के लिए, और D के लिए तो M की वैल्यू क्या होगी, -2 से +2 तक कुल 5 मान आ गए, 3 और 2 5 मान। और 5 मान किस, यानी कक्षक 5 है D के, तो किस किस के लिए 500 के आपको मान याद रखनी है। तो 5 मान तो D वाले याद रखने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। और 3 मान आपको याद रखने हैं P वाले, तो 3 P वाले 5 D वाले। 3 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए ये 8 मान, तो ये ध्यान रखने हैं आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या वाले। और S के लिए वैल्यू कितनी 0 होती है, S उपकोष का है, ये तो सिंपल सा है। L का मान भी 0 तो M का मान भी 0 है, तो 3 1 ये 8 और 1 9 मान। तो 9 मान आपको याद रखने किसमें, चुंबकीय क्वांटम संख्या। खोजकर्ता कौन है इसका, लिंडे। किसके बारे में जानकारी दे रहा है, कक्षक के बारे में जानकारी देता है, ये ध्यान है आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद चौथी लास्ट क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। क्या नाम है, चक्रण क्वांटम संख्या लास्ट, जिसको लिखते हैं स्मॉल l से, s से लिखते हैं इसे, स्पिन क्वांटम नंबर। और इसका खोजकर्ता ध्यान रखना कौन है, एक तो पुलेनबेग, कई किताबों में ऐसे लिखा मिलेगा आपको उलेनबेग, एक ही बात है, ये नाम याद रखो, वो जो भी आ जाए, उलेनबेग या पुलेनबेग। एक नाम है गोल्डमिट। 2 इसके खोजकर्ता याद रखने हैं, 2 खोजकर्ता है। उसके बाद किसके बारे में जानकारी दे रही है, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है कौन, चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखो इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से यूँ होते हैं, ऐसे एक कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक तो ऐसे स्पिन वाला सीधी, एक उल्टी स्पिन वाला उल्टा इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे सीधी स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है ना वो क्लॉकवाइज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में बोलता है दक्षिणावर्त। और एक होता है उल्टा जो है, इसको बोलते हैं वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन सीधा भरे ना उसके लिए S की वैल्यू जो होती है वो होती है प्लस, आप लिखते हैं ऐसे। और उल्टा भरा तो उसके लिए S की वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस आप लिखते हैं। ये एक पॉइंट याद रखना है। तो खोजकर्ता कौन है, गोल्डमिट उलेनबेग। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, चक्रण क्वांटम संख्या जानकारी देती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 प्रकार का, दक्षिणावर्त और वामावर्त याद रखना है आपको। सीधा है तो दक्षिणावर्त प्लस आप मान लिखना है, उल्टा है तो क्या लिखना है आपको, माइनस आप मान लिखना है। तो अब देखो इन 4 प्रकार के क्वांटम संख्याओं में हमने मेन है ना, मुख्य क्वांटम संख्या में 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या में ये 5-4 पॉइंट याद रखने हैं। इस चुंबकीय में जो वैल्यू आपको अभी मैंने बताई वो वैल्यू याद रखनी है। और स्पिन में 2 वैल्यू याद रखनी है, S प्लस हाफ और S माइनस हाफ। ये इतने मान याद रखने हैं। अगर ये इतने आपको मान याद है तो आप क्वांटम संख्या के क्वेश्चनों में कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। इतने आप मान याद करो। अगले वीडियो के अंदर हम क्वांटम संख्याओं पर क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।